हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम अधिनियम वाले चैप्टर को आगे ले जाते हुए बाल या फिर बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 देखने वाले हैं। ठीक है, क्या है देखिए, इसका है क्या, ये बाल या फिर बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, ये आज हम कंप्लीट डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो संविधान में भी इसके लिए थोड़े से देखेंगे क्या प्रावधान किया गया, उसके अलावा बालक किसको बोलेंगे इस अधिनियम के तहत सबको देखेंगे। ठीक है, आपको पता है, देखिएगा बालक की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे कि इस अधिनियम के तहत बालक या बाल कौन है, बच्चा कौन है। आपको पता है बाल विवाह की अगर हम बात करें तो बाल विवाह में क्या है, उम्र क्या है, 21 से कम होगा। 21 से कम होगा तो उसको बालक माना जाएगा, लड़कों की एज बता रहा हूं ना। और अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो 18 से कम होगा तो माना जाएगा। तो हर अधिनियम में ये जो बालक या बाल जो बच्चे हैं उसकी परिभाषा आपको, जो एज है वो आपको अलग अलग मिलेगा। इस अधिनियम की अगर हम बात करें, बाल श्रम की अगर मैं बात करूं, बाल श्रम की, तो कितने वर्ष के कम उम्र के बच्चे अगर काम करेंगे तो उसको आप बाल श्रम बोलेंगे। तो याद रखिए इस अधिनियम के अंतर्गत या संविधान के अनुच्छेद 24, संविधान का अनुच्छेद 24 क्या बोलता है, बाल श्रम प्रतिबंधित होगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत 14 या 14 वर्ष से कम आयु वाले, ऐसा लिख लीजिए इसको, कम आयु वाले बच्चे को क्या माना जाएगा, बाल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, बाल माना जाएगा। समझ रहे हैं। तो इस अधिनियम के तहत 14 या 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उसको क्या माना जाएगा, बाल या फिर बालक माना जाएगा। क्लियर है। तो देखा जाए तो आज के समय में ये एक वैश्विक चुनौती के रूप में उभर कर आया है, वैश्विक चुनौती के रूप में उभर कर आया है बाल श्रम। ऐसा नहीं कि आपके केवल भारत वर्ष में बाल श्रम है, ये पूरे के पूरे विश्व में एक चुनौती है बाल श्रम को दूर करना। इसके लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं बाल श्रम को दूर करने के लिए, और इसी में एक कदम उठाया गया 12 जून को। जैसे हर दिन कोई ना कोई दिन में क्या होता है, कोई ना कोई दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसे श्रम दिवस हो गया। ठीक है, आप देखते हैं माता पिता दिवस के रूप में, किसान दिवस के रूप में, हर दिन कुछ ना कुछ मनाया जाता है। इसीलिए याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, बाल श्रम से निपटने के लिए, बाल श्रम से निपटने हेतु प्रत्येक वर्ष 12 जून को, कितना, प्रत्येक वर्ष 12 जून को क्या मनाया जाता है, याद रखना, बाल दिवस। या आप ऐसे लिख लीजिएगा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ रहे हैं, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाएगा, तो याद रखिएगा पूरे विश्व में मनाया जाता है, नाम ही है विश्व, तो इसका 12 जून को मनाया जाता है। चूंकि ये एक वैश्विक चुनौती है इसीलिए पूरे विश्व के स्तर पर 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ रहे हैं। देखिए, तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो इसके लिए काम करती है, तो याद रखना इसके लिए है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप ILO बोलते हैं। ठीक है, वो बाद में हम देखेंगे, इसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। तो केवल आपको याद रखना है कि 12 जून को क्या मनाया जाता है, 12 जून को है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करें कि बाल श्रम किसको बोलेंगे। बाल श्रम अभी हम देखे हैं, बाल श्रम संविधान के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार जो 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं उसको आप क्या मानोगे, बाल श्रम। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अकॉर्डिंग, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो क्या क्या है इसके लिए देखिएगा। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें या अगर हम इस अधिनियम की बात करें तो उसमें अलग है। दूसरा अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसमें बाल जो श्रम है उसके लिए अलग एज बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसमें अलग बताया गया है। और अगर मैं बात करूं अमेरिका में, USA में, तो इसमें अलग बताया गया है। तो हर देश का अपना अपना एक, याद रखिएगा, बाल श्रम के एज डिसाइड रहता है। तो भारत का कितना है या भारतीय संविधान में कितना बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में है 14 वर्ष या उससे कम के उम्र के बच्चे अगर काम करते हैं उसको क्या माना जाएगा, बाल श्रम माना जाएगा। ठीक है, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो याद रखना इसमें 18 वर्ष से कम, 18
वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर काम कर रहे हैं उनको क्या माना जाएगा? बाल श्रम माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो 15 वर्ष से कम उम्र के अगर बच्चे काम कर रहे हैं उसको क्या माना जाएगा? बाल श्रम माना जाएगा। किसके अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम है उसकी उम्र जो है 15 वर्ष तय की गई है, मतलब उससे कम अगर है तो उसको क्या माना जाएगा? बाल श्रम माना जाएगा। और अगर हम बात करें अमेरिका की तो 12 वर्ष या इससे कम, 12 वर्ष ये भी है, 15 वर्ष या इससे कम, तो 12 वर्ष या इससे कम के आयु वाले जो बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो उसको क्या माना जाएगा? बाल श्रम माना जाएगा। इस पूरे के पूरे तो हर देश के लिए अलग अलग है, इवन संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भी अलग है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए भी अलग है। भारत के लिए कितना है बोल दिया जाए तो 14 वर्ष या उससे कम के आयु के बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो उसको बाल श्रम माना जाएगा। क्लियर है? तो ये अधिनियम कब आया था? अगर देखा जाए तो ये अधिनियम आया था आपका 1986 में। और 1986 में जब ये, इसको ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यह अधिनियम कब आया? ये अधिनियम आया 1986 में। 1986 में जब ये अधिनियम आया था तो इसमें क्या बोला गया था कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को काम नहीं कराया जा सकता, समझ रहा। लेकिन कहाँ काम नहीं कराया जा सकता? समस्या यह है कि कहाँ काम नहीं कराया जा सकता, तो इसमें लिखा था जोखिम भरे क्षेत्र में या कारखाने में इनसे काम नहीं कराया जा सकता। मतलब आप उनसे सामान्य, जैसे देखिए चाय बेचते हैं अगर के मान लो बच्चे, तो क्या जोखिम भरा काम है? क्या नहीं। जैसे किसी फटाके दुकान में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो जोखिम भरा हो, वैसे क्षेत्रों में उनको काम नहीं करा सकते थे। ये कहा गया था 1986 के अधिनियम में। बाद में इसमें बदलाव किया गया और बाद में बदलाव करके 2006 में क्या किया गया? इसमें अधिनियम में संशोधन किया गया। इसको मैं पूरा डिटेल अभी इस एक्ट को बताऊंगा, थोड़ा सा इसका बेसिक समझिए। 2006 में इस अधिनियम में क्या किया गया? संशोधन किया गया और जोखिम शब्द को हटा दिया गया। जोखिम शब्द को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया इस अधिनियम से। इस अधिनियम में क्या किया गया? जोखिम शब्द को हटा दिया गया और यह बोल दिया गया कि बच्चे कहीं भी काम नहीं कर सकते, कहीं भी कार्य नहीं कर सकते, चाहे वो जोखिम भरा हो चाहे मैं सामान्य कार्य हो, कहीं भी वो कार्य को नहीं कर सकते। क्लियर है? लेकिन अगर मान लीजिए वो काम करने जाते तो उनके माता पिता को उनको सजा का प्रावधान नहीं था, तो 2016 में फिर से इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके क्या बोला गया कि अगर माता पिता आप बोल सकते हैं कोई भी अगर इसके लिए उनसे बाल श्रम कराते हैं, माता पिता बोल सकते हैं या मालिक है जो भी उससे काम करवा रहे हैं, तो माता पिता को भी और मालिक को सबको सजा का प्रावधान है। कितनी सजा है, क्या है, हम पूरा अभी इस अधिनियम में देखेंगे। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है, देखिए अब वहां पर बात आती है, क्या बच्चे अपने घर के अंदर, जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ किराने का दुकान है, तो क्या बच्चा 14 साल से कम का है तो क्या अपने किराने की दुकान में बैठ नहीं सकता? बैठ सकता है। उसके लिए अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून, मैं उसको आपको बताऊंगा। चलिए बात अगर निकलिच है तो मैं नियम की बता दूं। अगर किसी के घरेलू व्यवसाय है तो घरेलू व्यवसाय में उसको किस प्रकार की छूट दी जाएगी? अगर मैं बात करूं घरेलू व्यवसाय में छूट क्या दी जाएगी, समझिएगा। घरेलू व्यवसाय में क्या छूट दी जाएगी एक बच्चे को? तो अगर मैं बात करें पहला कैसे कौन कौन से बच्चे कहां पर काम कर सकते हैं, देखिए घरेलू में पहला स्कूल के बाद, अगर वो बच्चा स्कूल से आ गया है, स्कूल देखिए जिस दिन छुट्टी है स्कूल के बाद आ गया है, उसके बाद छुट्टी से होकर आ गया है या आज स्कूल की छुट्टी है, तभी आप उससे काम करवा सकते हैं। दूसरी बात है अधिकतम 3 घंटे ही उससे काम करवा सकते हैं, अधिकतम 3 घंटे उससे काम करवा सकते हैं। और अगर ये बाल कलाकार होगा, जो टीवी सीरियल में काम करता है, तो बाल कलाकार होगा तो मैक्सिमम इससे 5 घंटे आप काम करवा सकते हैं। घर का कोई बिजनेस है तो 3 घंटे, और अगर बाल कलाकार है तो उसके लिए कितना, 5 घंटे का काम उससे करवा सकते हैं। लेकिन इसमें नोट लिखिए, टाइम डिसाइड है इसके लिए कब से कब तक कराया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, शाम 7 बजे के बाद उनको नहीं करा सकते आप काम, और सुबह 8 बजे तक, 8 मतलब ऐसे समझिए 7
PM से लेकर 8 AM तक आप उनसे काम नहीं करवा सकते, काम नहीं करवा सकते। तो काम करवाने का समय क्या रहेगा, सुबह 8 बजे से लेकर, सुबह 8 AM से लेकर आपको 7 PM तक काम करवा लो। तो और कितने घंटे काम करवाओ, 3 घंटे काम करवाओ। उसके अलावा अगर वो बाल कलाकार है, जैसे टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं, तो 5 घंटे तक आप उसको काम करवा सकते हैं। ये रहे कुछ छूट जो उनको दिया गया है, बोल सकते हैं व्यवसाय, घरेलू व्यवसाय के लिए। उसके बाद ये मैं थोड़ा सा रफली आपको बताया हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के बारे में बताया गया है। क्लियर है, लिख लीजिएगा, याद रखिए। मैं आपका बलात् श्रम बोल दिया जाए तो अनुच्छेद 23 है, बलाश्रम, बलपूर्वक किसी से कार्य नहीं कराया जा सकता। और अगर आपको बोल दिया जाए कि बाल श्रम प्रतिबंधित कौन सा या बाल श्रम किस अनुच्छेद में दिया गया संविधान के, तो है अनुच्छेद 24 में दिया गया है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। इस अधिनियम को लाया गया था 1986 में, 2006 में संशोधन किया गया और जोखिम शब्दों को हटा दिया गया। अब बोल दिया गया कि वो कहीं भी कार्य नहीं कर सकते। और 2016 में ये प्रावधान लाया गया कि अगर कोई भी काम करवा रहा है तो उसके जो 14 या 14 वर्ष से कम के अगर बच्चा है, अगर वो काम कर रहा है कहीं पे, तो उसके माता पिता और वो जो मालिक जो इससे काम करा रहा है, दोनों को सबको सजा का प्रावधान है। क्लियर। अब यहाँ पर संविधान में कितना उल्लेख है हमारे भारत में, संयुक्त राष्ट्र संघ में और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में और USA में कितना है, हर देशों का अपना अपना एक एज लिमिट होता है। क्लियर। चलिए अब शुरू करते हैं हम इस अधिनियम को पूरे डिटेल में, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। पूरा का पूरा एक थ्योरी आपको मैं दिया हूं कि कैसे है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आप देख चुके हैं। एक मैं कंप्लीट लेकर आऊंगा, वाद विवाद कहां कहां सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है, हर अधिनियम से रिलेटेड आप उसको देखिएगा। क्योंकि इस बार का LOI जो एग्जाम हुआ था लेबर इंस्पेक्टर का, उसमें आपका वाद से ही क्वेश्चन पूछ दिया गया था। चलिए मिलनी शुरू कर रहे हैं हम बाल श्रम या बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। कब आया ये, 1986 में आया था, 1986 में, याद रखना। तो अगर इसमें बात करें कुल धारा कितनी है, कुल धारा है 26 है। और इन 26 धारा को कितने अध्याय में बांटा गया है, कितने अध्याय में बांटा गया है, तो 4 अध्याय है। जैसे आप संविधान में पढ़ते हैं 22 भाग है और 22 भाग में 395 अनुच्छेद है। तो हर भाग में अपना अपना, जैसे भाग 1 में 4 अनुच्छेद, भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद, भाग 3 में 12 से 36 अनुच्छेद, 35 अनुच्छेद, ये सब अलग अलग क्या है, पूरा का पूरा डिवाइड है। वैसे ही इसमें कितना अध्याय है या भाग कितने हैं, 4 है। और जिसके अंतर्गत कितनी धारा है, 26 धारा है। क्लियर। अगर आपको बोल दे कि ये लागू कब हुआ, ये लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 23 दिसंबर 1986। यहाँ से केवल एक ही आएगा, ये कब लागू हुआ अगर क्वेश्चन आ जाए तो लागू हुआ था 23 दिसंबर 1986 को। इंपॉर्टेंट डेट है, लगा लीजिए, IMP है। 23 दिसंबर 1986 को ये लागू किया गया पूरे के पूरे भारतवर्ष में। उस समय जब लागू किया गया था तो कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। लेकिन मैं अगर बात करूँ वर्तमान में, तो वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू है, संपूर्ण भारत में क्या है, ये लागू है वर्तमान में। क्लियर। संपूर्ण भारत में लागू किया गया है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम को। मतलब भारत के अंदर कहीं भी आप 14 या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, भाग 1 मतलब अध्याय 4। अब इसको भाग भी बोल सकते हैं। तो अध्याय 1 के अंतर्गत आता है, अध्याय 1 अगर हम देखें तो अध्याय 1 में आता है, याद रखें क्या क्या आएगा, धारा 1 व धारा 2 आता है इसके अंतर्गत, धारा 1 और धारा 2। तो अभी शुरुआत करते हैं धारा 1। तो सब अधिनियम की, सभी के अधिनियम की एक खासियत है। तो धारा 1 क्या बताता है, संक्षिप्त नाम होगा, उस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो नाम क्या होगा, बालक या बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 होगा संक्षिप्त नाम। इसका विस्तार कहां पर होगा, संपूर्ण भारत में होगा। और तथा लागू मतलब आरंभ, और ये लागू कब हुआ, 23 दिसंबर 1986 को लागू हुआ। यही बताया गया है धारा 1 में। क्लियर है। चलिए देखते हैं धारा 2। धारा 2 क्या है, धारा 2 हमेशा किसके बारे में बताता है, परिभाषा के बारे में। धारा 2 हमेशा किसके बारे में बताएगा, परिभाषा के बारे में बताता है। तो इसमें किसकी परिभाषा बताई गई है, इसमें बताई गई है बालक की परिभाषा। किसको आप बालक बोलोगे, तो 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, कम आयु का
व्यक्ति क्या कहलाएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत बालक कहलाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत किसको परिभाषित किया गया है, बालक को परिभाषित किया गया है, जिसकी उम्र कितनी होगी, 14 वर्ष से कम होगी, उसी को आप क्या बोलोगे, बालक बोलोगे। लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हर अधिनियम का मैं बताया हूं, हर अधिनियम में बालक की परिभाषा जो है वो अलग अलग हो सकती है। इस अधिनियम के तहत बालक की परिभाषा है जो 14 वर्ष से कम का व्यक्ति है उसको बालक कहा जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं अध्याय 2, इसको अलग से बता रहा हूं मैं। अब बात करते हैं अध्याय 2, या आप इसी को क्या बोलते हैं, भाग 2 बोल सकते हैं, अध्याय 2 या भाग 2। ठीक, तो इसके अंतर्गत आता है धारा 3 से लेकर 5 तक आएगा अध्याय 2 में या भाग 2 में। क्लियर है। तो धारा 3 क्या है, देखिएगा, धारा 3 है व्यवसाय एवं प्रक्रिया जिनमें बाल मजदूरी की मनाही है। व्यवसाय या ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें बाल मजदूरी क्या है, प्रतिबंधित है। मतलब आप उससे ऐसा काम नहीं करवा सकते जो बाल मजदूरी के तहत जो प्रतिबंधित है। जैसे रेल द्वारा यात्रियां जो माल है और डाक को ढोना, मतलब जैसे रेल आप जा रहे हैं रेलवे स्टेशन में तो वहां पर कुली रहते हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं कि आप बच्चे से ही माल ढोने का काम करवाएंगे। कोयला बिनने का काम, आप बीड़ी बनाने का काम, ढलाई कारखानों में जो आप बोल सकते हैं जहरीले या आग पकड़ने वाले जो विस्फोटक पदार्थ है उसमें, किसी बंदरगाह पर, किसी बस स्टैंड पर, किसी रेस्टोरेंट पर, ऐसे जगह पर आप उस बच्चों से काम नहीं ले सकते। तो उसी को बताया गया धारा 3 में कि ऐसे व्यवसाय जिसमें प्रतिबंधित किया गया हो वहां पर आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते। क्लियर है। इसमें वो सब नहीं आएगा जैसे बोल सकते हैं कि सीरियल में काम करना है, पिक्चर में काम करना है, वो सब इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि मनाही किसमें है, प्रतिबंधित किसमें है, जो खतरनाक है या जो ऐसे जो बच्चे के बोल सकते हैं मानसिक विकास को, उसके शारीरिक विकास को रोक देगा, उसको आगे जो है विकसित होने नहीं देगा, ऐसे ऐसे चीजों पर प्रतिबंधित लगाया गया है। ये हम बात कर रहे हैं 1986 की। ठीक है। कई सारी चीजें हो सकती है ना, जैसे साबुन बनाना, ऊन बनाना, चमड़ा बनाना, कुछ भी, जैसे पेंसिल बनाना, कॉपी बनाना, सभी सारे, अगरबत्ती बनाना, डिटर्जेंट बनाना, ठीक है, सर्फ बनाना, सब के सब किसमें आ जाएंगे, इस प्रतिबंधित आपके व्यवसाय में आ जाएंगे। अब देखते हैं धारा 4। धारा 4 अगर आपसे आ जाए कि धारा 4 क्या है, तो समझिए धारा 4 है जो भी संशोधन करने की शक्ति है इस अधिनियम में, क्योंकि लाया गया था किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो अधिनियम में संशोधन की शक्ति भी किसकी होगी, तो वो होगी केंद्र सरकार की होगी। केंद्र सरकार की होगी। अधिनियम में संशोधन करने की शक्ति किसकी है, केंद्र सरकार की है। लेकिन बात आती है यहां पर, जब संशोधन किया जाएगा तो 3 माह पूर्व इसकी क्या दे दी जाएगी, सूचना दे दी जाएगी। इसमें जब संशोधन कर रहे हो तो 3 माह पहले ही सूचना दे दी जाएगी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, कि बाल श्रम अधिनियम या बोल सकते हैं बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम जो एक्ट है उसमें संशोधन किया जा रहा है। तो जब 2006 में संशोधन किया गया था तो उससे 3 महीने पहले केंद्र सरकार के द्वारा एक सूचना जारी कर दिया गया था। क्लियर है, समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं धारा 5 की। धारा 5, तो धारा 5 अच्छे से समझिएगा क्या है। देखिए धारा 5 क्या बोलता है कि बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति, मतलब बोल सकते हैं एक सलाहकार समिति बच्चे के लिए जो किसमें जो भी व्यवसाय है या जो भी प्रक्रिया है जो बाल श्रम को क्या करता है, दूर करता है, उसको प्रतिबंधित करता है, तो उसमें क्या नया चीज लाना चाहिए, किसमें क्या घटाना चाहिए, किसमें क्या बढ़ाना चाहिए, इसकी सलाह देने के लिए सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। इसको अगले पेज में समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए ऐसे समझिएगा, सलाहकार समिति। सलाहकार समिति का गठन कौन करती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसका गठन, क्योंकि अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है इसलिए सलाहकार समिति का गठन कौन करेगी, केंद्र सरकार करती है। क्लियर है, समझ रहे हैं। अब ये क्या काम करते हैं, ये क्या काम करेंगे, ये क्या काम करती है सलाहकार समिति, नाम से ही समझ आ रहा है ये क्या काम करेगी, सलाह देने का नाम ही है सलाहकार समिति, तो काम क्या होगा, सलाह देने का काम होगा। कैसा सलाह दिया जाएगा, तो इसके अंतर्गत जो भी व्यवसाय है या जो भी प्रक्रियाएं हैं जो इसके लिए प्रतिबंधित है, जो भी व्यवसाय है, जो भी प्रक्रियाएं हैं
जो इसके लिए पाबंदित है, जो भी प्रक्रिया पाबंदी, जो भी इसके लिए प्रतिबंधित है प्रक्रिया, उसको घटाने का या उसको बढ़ा दिया जाए, इन सब के लिए सलाह देने का काम करेगी। कौन? सलाहकार समिति है वो। मतलब ये व्यवसाय को, जो भी व्यवसाय जिसके लिए प्रतिबंधित है, जैसे मान लो बीड़ी बनाने के लिए प्रतिबंधित है, साबुन बनाने के लिए आप बाल श्रम मतलब बच्चों को नहीं रख सकते, तो क्या इसके लिए जो भी नियम कानून है तो किसी और कंपनी को इसमें ऐड करना चाहिए इस अधिनियम के अंतर्गत, या उस कंपनी को हटा देना चाहिए, उसमें बच्चे शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इन सब के लिए सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे अभी पिक्चर में काम कर रहे हैं बच्चे, ये सलाहकार समिति सलाह देगी कि अब ये आप काम करो, उसको बढ़ा दो मतलब एक चीज इसमें और जोड़ दो कि बच्चे अब क्या कर सकते हैं, इस अब फिल्म में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सलाह देगी सरकार को सलाह देगी, समझ रहे हैं। और ये केवल और केवल एक सलाहकारी संस्था है, परामर्शदात्री संस्था है। सरकार को इसकी बात को मानना बाध्यकारी नहीं है, सरकार केवल इसकी बात के सलाह के रूप में लेगी। क्लियर है। अब इसी समिति की अगर मैं बात करूं तो इसी समिति में एक अध्यक्ष होंगे, याद रखिएगा, एक अध्यक्ष प्लस 10 अधिकतम सदस्य, 10 अधिकतम सदस्य होंगे इस किसके अंतर्गत? सलाहकार समिति के अंतर्गत। अच्छे से याद रखिएगा, 10 अधिकतम सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होंगे। और यही समिति अपनी मदद करने के लिए, ये समिति अपने लिए क्या करेगी? उप समिति का गठन करेगी। ये तो समिति है, तो उप समिति का गठन करेगी यही समिति। तो केंद्र सरकार किसका गठन कर रही है? केंद्र सरकार गठन करती है सलाहकार समिति का, और सलाहकार समिति किसका गठन करती है? ये करती है उप समिति का गठन करती है। क्लियर है। तो देखिए अध्याय 2 क्या था? 3 से 5 तक। 3 में क्या बोला गया था कि कुछ प्रक्रियाएं व्यवसाय जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। बहुत सारे व्यवसाय हैं जिसको बाल श्रम के लिए बच्चे उसमें जाएंगे तो उसको बाल श्रम माना जाएगा। चौथा क्या है? धारा 4 क्या है? अधिनियम में संशोधन की शक्ति केवल केंद्र सरकार को है, लेकिन अगर संशोधन करना होगा तो 3 माह पूर्व उसकी सूचना देनी पड़ेगी। 5 क्या है? सलाहकार समिति का गठन केंद्र सरकार करेगी, और ये अपने सहायता के लिए केंद्र सलाहकार समिति क्या करेगी? उप समिति का गठन करेगी। समझ आ रहा है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है अध्याय, या फिर आप बोल सकते हैं अध्याय 3 या भाग 3। अध्याय 3 या भाग 3 देखिए, अच्छे से समझिएगा। अध्याय 3 और भाग 3, इसमें कहाँ कौन कौन से धारा को बताया गया? उसमें 3 से 5 तक था, इसमें धारा 6 से लेकर धारा 13 तक का बताया गया है। 6 से लेकर धारा 13 तक का बताया गया है। अब देखिए धारा 6 क्या है? धारा 6 मतलब धारा 6 इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि इतनी सभी धाराओं को तो आपको पढ़ना नहीं है। धारा 7 देखिए क्या है? धारा 7 क्या बोलता है कि अगर बच्चे काम कर रहे हैं किसी ऐसे क्षेत्र में जो प्रतिबंधित नहीं है, ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए समय निर्धारित होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? कार्य करने का एक समय निर्धारित होगा उनके लिए। समझ रहे हैं? कार्य करने का एक समय निर्धारित होगा। तो कैसे निर्धारित होगा? एग्जाम्पल अगर आप बात करें कैसे होगा, तो देखिए कैसे होगा। पहला 3 घंटे का काम करने के बाद 1 घंटे बच्चे को छुट्टी दी जाएगी। जो भी बच्चा अगर काम कर रहा है तो 3 घंटे का काम लेने के बाद 1 घंटे क्या दी जाएगी? कम से कम 1 घंटे बच्चे को क्या दिया जाएगा? विश्राम दिया जाएगा। समझ रहे हो? 1 घंटे का, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना? कम से कम 1 घंटे का विश्राम दिया जाएगा बच्चे को। क्लियर है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि छुट्टी का समय मिलाकर किसी भी बच्चे से एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब 3 घंटे में के बाद आपको 1 घंटा उसको विश्राम देना है, और 1 दिन में, ऐसे समझिए, 1 दिन में बच्चे से 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता। एक दिन में आप 6 घंटा काम ले सकते हैं। छुट्टी के समय को मिलाकर, समझ रहे? छुट्टी के समय को मिलाकर आप 6 घंटे से ज़्यादा समय काम उससे नहीं ले सकते एक दिन में। किसी भी बच्चे को शाम 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक काम नहीं कराया जा सकता। अभी मैं आपको बताया था, इसमें शाम 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक आप उससे काम नहीं करवा सकते, और करवाएंगे तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा जो नियम है वो। अब
ओवर टाइम नहीं कराया जा सकता। जो भी बच्चे जिसके लिए मान लो उसके लिए निर्धारित है कि वो 3 घंटा काम करेगा, तो बच्चों से आप याद रखिएगा ओवर टाइम नहीं करा सकते, बच्चों से ओवर टाइम नहीं कराया जा सकता। क्लियर है। और पांचवा आता है किसी भी बच्चे से एक ही दिन में 2 जगह पर काम नहीं कराया जा सकता। एक दिन में, ऐसे लिख लीजिएगा, एक दिन में 2 जगहों पर, 2 स्थानों पर काम नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता बच्चों से। क्लियर है। तो ये 5 प्रकार के नियम है जिसको मानना पड़ेगा। क्लियर है। पहला है 3 घंटे का काम करने के बाद 1 घंटे विश्राम, कम से कम 1 घंटे विश्राम। एक दिन में छुट्टी को मिलाकर एक दिन में बच्चे से 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते। शाम 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे तक आप उससे काम नहीं ले सकते। और उसके बाद देखा जाए तो ओवर टाइम नहीं करा सकते। साथ ही साथ एक दिन में उसे 2 जगहों पर आप काम नहीं ले सकते, एक ही जगह पर ले सकते हैं। क्लियर है। ये है आपका धारा 7। अब देखते हैं धारा 8। अगला है धारा 8। धारा 8 बोलता है साप्ताहिक छुट्टी। जैसे हर एक सरकारी कर्मचारी का 1 दिन छुट्टी होता है, प्राइवेट का तो नहीं बोल सकते, सरकारी कर्मचारी का 1 दिन छुट्टी होता है। अभी आप ऐसे समझिए, अब तो खैर 2 हो गया है स्टेट गवर्नमेंट में, 1 दिन का छुट्टी रहता है जो साप्ताहिक छुट्टी है। वैसे ही काम करने वाले जो बच्चे हैं उनको सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी अवश्य दी जाएगी। काम करने वाले बच्चों को सप्ताह में 1 दिन छुट्टी देना अनिवार्य है। समझ रहा हूँ, 1 दिन का छुट्टी देना, साप्ताहिक छुट्टी देना अनिवार्य है बच्चों को। क्लियर। ये है आपका धारा 8। अगर मैं बात करूँ धारा 9, धारा 9 क्या है? तो धारा 9 है निरीक्षक की नियुक्ति। अब निरीक्षक कौन है? जो जांचे परखे कि क्या सही में बाल श्रम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए एक चेक करने के लिए एक निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार के द्वारा, जो कि एक लोक सेवा के कहने के लिए सरकारी आदमी है। इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? याद रखिए, इसकी नियुक्ति कर रहे हैं राज्य सरकार करते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल समझिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। मान लो ये मालिक है और यहाँ पर एक बच्चा है। मालिक अगर चाहे इस बच्चे से काम लेना, अब इसकी एज 14 से कम है, मालिक अगर चाहे इस बच्चे से काम लेना चाहे तो इसको सबसे पहले सूचना देनी पड़ेगी। किसको? निरीक्षक को सूचना देनी पड़ेगी कि मैं इस बच्चे से क्या ले रहा हूँ, काम ले रहा हूँ। समझ रहे हैं? निरीक्षक को सूचना देनी पड़ेगी कितने दिन के भीतर? काम लेने के 30 दिन के भीतर। समझ रहे हैं? काम लेने के 30 दिन के भीतर उसको सूचना देनी पड़ेगी। और सूचना कैसे दी जाएगी? ऐसे नहीं कि आप चलेगा निरीक्षक के पास, सर मैं इसको ये ले 30 दिन पहले से काम में रख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। 1 महीने बाद उसको काम में रखूंगा, 30 दिन पहले सूचना देने आए, ऐसा नहीं। इसकी सूचना आपको लिखित देनी पड़ेगी, क्योंकि सरकारी काम है, हर काम लिखित में होता है। तो अगर कोई मालिक एक किसी बच्चे को काम में रखना चाहता है तो उसको लिखित में 30 दिन पहले, रखने के 30 दिन पहले उसकी सूचना किसको देनी पड़ेगी? निरीक्षक को देनी पड़ेगी। अब केवल क्या सूचना दे देंगे क्या कि हम इसको रख रहे हैं? नहीं, सूचना में क्या दर्ज होगा, सूचना में क्या रहेगा कि वो क्या करेगा, क्या तो देखिए क्या रहेगा, स्थान का नाम। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ, ये जगह है, ये जगह पे रखना चाहता है, और फलाना मान लीजिए रायपुर है, रायपुर के मैं मान लूँ ये बोल सकते हैं आप तेलीबांधा है, रायपुर ही मान लीजिए, रायपुर के किसी स्थान पर उसको रखना है। तो स्थान का नाम बताएंगे, उसका पता बताएंगे, कौन से पता पर है। इवन जो मालिक है वो अपना नाम बताएगा, मालिक का नाम बताया जाएगा कि मालिक का नाम क्या है। समझ रहे हैं? और ऐसे स्थानों में काम करने वालों का पूरा विवरण दिया जाएगा। जितने भी काम करने वाले हैं, काम करने वालों का विवरण दिया जाएगा मालिक के द्वारा। समझ रहे हैं? या जो भी इसके लिए काम के लिए उसको लिखित में सूचना दे रहे हैं, तो इन सभी प्रकार के उसको सूचना देना पड़ेगा निरीक्षक को। क्लियर है? ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्थान का नाम, पता, मालिक का नाम, काम करने वाले जितने भी कर्मचारी है उसका उनको विवरण देना पड़ेगा। क्लियर है? यह है आपका, देखिए 8 है साप्ताहिक छुट्टी है, निरीक्षक की नियुक्ति है 9, न से निरीक्षक न से 9, ऐसे याद रखिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम धारा 10। धारा 10 क्या बोलता है देखिएगा। धारा 10, अब कैसे पता चलेगा कि कोई बच्चा जो है, जैसे मान लीजिए एक मालिक गया, यहां पर एक मालिक है, मालिक बोला कि मैं इस बच्चे से काम करूंगा,
इस बच्चे से काम करेंगे बोले। अब इसके बाद ये बच्चा सही में 14 वर्ष से कम है कि नहीं है, ये कैसे पता लगाया जाएगा? हो सकता है ये मालिक अब ये उसको नहीं बताया है, निरीक्षक को नहीं बताया और ये झूठ बोल दिया है कि इसकी एज है 15 साल। तो ये इसका पता कौन लगाएंगे कि बच्चे की एज कितनी है? तो वो पता लगाया जाएगा निरीक्षक के द्वारा। तो क्या निरीक्षक एक सरकार वो है क्या, डॉक्टर है क्या, या कुछ कैसे पता लगाएंगे कि इसका एज क्या है? तो याद रखिएगा, आयु के संबंध में अगर कुछ भी विवाद हो, ऐसे एक सेकेंड, आयु के संबंध में अगर कोई भी विवाद हो, आयु संबंधी अगर विवाद हो जाए कि इसका एज कितना है, तो उसका निपटारा कौन करेगा? इंपॉर्टेंट है। तो विहित चिकित्सा अधिकारी, जो चिकित्सा अधिकारी है वो अधिकारी को भेजा जाएगा, अधिकारी को भेजा जाएगा और अधिकारी तय करेंगे, अधिकारी बताएंगे कि इसकी जो चिकित्सा अधिकारी है वो बताएंगे कि इस बच्चे की, जो भी संबंधित बच्चा है, उसकी एज कितनी है। क्लियर है? ठीक, चलिए अगला देखते हैं। धारा 11 कितना है? धारा 11, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी समुचित सरकार है, अब समुचित सरकार मतलब क्या होता है? समुचित सरकार, अभी बताया था मैं, नियम बनाने की शक्ति किसको है? नियम बनाने की शक्ति केवल और केवल केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार को है। लेकिन अगर यहां पर बात आ जाए समुचित सरकार, तो समुचित सरकार का मतलब होता है केंद्र व राज्य सरकार। केंद्र व राज्य सरकार को बोला जाता है समुचित। समुचित मतलब दोनों मिला के, समझ रहे हैं? तो समुचित सरकार का मतलब है केंद्र और राज्य सरकार। तो धारा जो है वो 11 जो है, सॉरी धारा 11 नहीं था, एक सेकेंड, 13 है ये, सॉरी ये 13 है, इसको आप 13 कर लीजिए। धारा 13 है, इसको 13 कर लीजिएगा, ठीक है। तो धारा 13 किसके बारे में बात कर रहे हैं? समुचित सरकार के बारे में। और समुचित सरकार का मतलब है केंद्र व राज्य सरकार। अब आप समझिएगा केंद्र और राज्य सरकार, यहाँ पर समुचित सरकार क्यों आया है? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर जैसे मान लो छत्तीसगढ़ है, यहाँ के लिए नियम कानून कौन बना रहा है? पूरे राज्यों के लिए, सभी राज्यों के जो 28 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश के उसके नियम कौन बना रहा है? केंद्र। अब यहाँ पर स्वास्थ्य कैसा होगा बच्चों का, इसके लिए शिक्षा, इसके लिए सुरक्षा कैसी होगी, इनके लिए केंद्र सरकार बस थोड़ी ना नियम बनाएगा। तो अपने यहाँ के बच्चों के लिए नियम कानून जो बनाएंगे, जो स्वास्थ्य के लिए, जो सुरक्षा के लिए नियम कानून बनाया जाएगा, इस अधिनियम में जो आप बना रहे हैं वो तो केंद्र सरकार बनाएगा। लेकिन अगर बच्चों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए नियम बनाया जाएगा तो केवल केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार भी इसके लिए नियम बनाएगी। तो धारा 13 बोलता है, याद रखें, स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए नियम जो है वो कौन बनाएगी? समुचित सरकार बनाएगी। समुचित सरकार मतलब केंद्र व राज्य सरकार दोनों बना सकती है, समझ रहे हैं? दोनों बना सकती है। जैसे एग्जाम्पल, कार्यस्थल पर जहाँ जहाँ पर वो काम कर रहे हैं बच्चे, वहाँ की सफाई है या नहीं, कार्यस्थल में सफाई है या नहीं, वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ पर रोशनदान है या नहीं, वह उस स्थान पे, वहाँ पर वो धूल मत बोल सकते हैं, धुआं वाला स्थान थोड़ी ना है, बच्चे को आगे चल के बोल सकते हैं परेशानी थोड़ी ना होगी, वहाँ पर शौचालय है या नहीं, इसको देखा जाएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। वहाँ देखा जाए कि स्वचालित मशीन है या नहीं, वहाँ पर सीढ़ी है या नहीं, वहाँ पर मत बोल सकते हैं ऐसा है, वहाँ बदबूदार स्थान थोड़ी ना है, वहाँ स्वच्छ पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी है नहीं, सभी चीज़ों को देखा जाएगा। मतलब जो उनके ऐसे नियम जो उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, ऐसे मामलों में नियम बनाने की शक्ति समुचित सरकार को होती है, मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों को होती है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। धारा 14 इंपॉर्टेंट है। धारा 14 अभी मैं आपको बताया था कि 2016 में क्या प्रावधान ले आया गया था कि उसके माता पिता अगर बाल श्रम करते पकड़ाया गया तो उसके माता पिता और जो मालिक है तीनों को क्या किया जाएगा, मतलब सभी को उनमें सजा का प्रावधान है। तो क्या केवल उन्हीं को है? क्या नहीं, सभी को है। तो उसमें देखते हैं कि कैसे कैसे सजा का प्रावधान है। तो समझिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को बाल मजदूरी करा रहा है, बाल मजदूरी आपको पता है प्रतिबंधित है, और उसके बाद भी अगर करा रहा है तो उसको सजा का प्रावधान है, और इसी को आप क्या बोलते हैं? शास्तिया बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको शास्तिया बोलते हैं। याद रखिए, शक्तिया नहीं है ये क्या है? मैं ऐसे लिख देता हूं, आपको नहीं समझ आएगा, राइटिंग शास्तिया, याद रखिएगा शास्तिया। ठीक, तो जो भी बाल श्रम करा रहा है बच्चों से, उनको सजा, शास्त्रीय मतलब उनको सजा देने का प्रावधान है। तो क्या
क्या सजा देने का प्रावधान है, समझिएगा। देखिए, अगर कोई एक बार करे, अगर कोई बाल श्रम करा रहा है, बच्चों से मजदूरी करवा रहा है, तो पहली बार अगर वो पकड़ा जाए तो क्या सजा का प्रावधान है। तो पहली बार अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाए तो मिनिमम 3 माह से लेकर मैक्सिमम 1 वर्ष तक की सजा। समझ रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, 3 महीने से लेकर 1 वर्ष तक की सजा, अथवा है ना ये, अथवा, या अगर उसको सजा नहीं होगी तो क्या हो सकता है, उसको मिनिमम 10,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 20,000 रुपए तक का क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। समझ रहे हैं। अथवा अभी भी अथवा है, अथवा दोनों हो सकता है, दोनों मतलब सजा भी हो सकती है प्लस उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है, दोनों हो सकता है। क्लियर है। तो ऐसे लोग जो बाल श्रम करते हुए मतलब अपने यहाँ बाल श्रम कर रहे हैं या जो भी है, ऐसे लोगों को 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक की सजा, या 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक की का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये तो रहा पहली बार। अगर दूसरी बार ऐसी करते पकड़ाए गए तब क्या सजा का प्रावधान है, समझ रहा। अगर पहली बार पकड़ा है तब तो आपको पता चल गया, दूसरी बार पकड़ा गया तो याद रखिए इसके लिए मिनिमम 6 माह से लेकर मैक्सिमम 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो पहला क्लियर है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। पहला है उसको 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक की सजा, और दूसरा में अगर आप दूसरा बार अगर वो ऐसी गलती कर रहा है तो उसके लिए याद रखिएगा कितने वर्ष की सजा है, उसको 6 माह से लेकर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। क्लियर, ठीक। समझिए, ये तो रहा उनकी शक्तियों के बारे में कि उनके क्या क्या उनसे मतलब अगर कोई बाल श्रम करा रहे हैं तो उनको कौन कौन सी सजा दी जाएगी। लेकिन अगर इसी में बात करें कोई एक साधारण परिस्थितियों में, या ऐसा आप लिख लीजिए, कुछ परिस्थितियों में, एक सेकेंड, कुछ परिस्थितियों में साधारण सजा का प्रावधान किया गया है। जैसे समझिएगा, मान लो मैं अभी आपको बताया था, एक चीज आपको बताया था कि निरीक्षक क्या करेंगे। पहले मान लो मालिक है, मालिक अगर किसी बच्चे को काम में रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वो जाकर निरीक्षक को लिखित में सूचना देंगे। ये बताया था, निरीक्षक लिखित में सूचना देंगे। और मान लो कभी निरीक्षक आ गया चेक करने के लिए कि वहां पर बाल श्रम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये सब आ गया, तो मालिक को पहले याद रखिएगा एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, उसमें अपने सभी चीजों को बताना पड़ता है कि कितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं, कि उन बच्चों की जन्म तिथि क्या है, कब से काम कर रहे हैं, उनकी प्रकृति क्या है, कैसा है, सब क्या नियम कानून उनके बोर्ड जो लगता है ना बाल श्रम से संबंधित नियम कानून उनके दुकान के पास लगे हैं नहीं, दुकान में लगे हैं नहीं, इन सभी चीज़ों के लिए मालिक क्या करता है, रजिस्टर मेंटेन करता है। और इसी रजिस्टर मेंटेन जो करता है उसको कौन चेक करता है, आके उनको चेक करते हैं निरीक्षक के द्वारा उसको समय समय पर याद रखिएगा चेक किया जाएगा। तो मान लीजिए कभी मालिक के द्वारा इस प्रकार के रजिस्टर मान लो कई बार मालिक नहीं बना रहा है, तो उस स्थिति में अगर निरीक्षक चेक करने आ जाए तो उनको भी सजा दी जाती है। या मान लो अगर मालिक जो है वो रजिस्टर बनाया है और उसमें गलत एंट्री किया हुआ है और अगर निरीक्षक को पता चल जाए तो उस स्थिति में भी उसको सजा दिया जाएगा। लेकिन वैसी सजा कैसे होती है, वो एक साधारण सजा होती है, समझ रहे हैं, वो एक साधारण सजा होती है, एक सामान्य सजा होती है, उनके जैसा नहीं जो मैं आपको ऊपर में बताया था। तो क्या होगा देखिए, अगर मालिक जो काम करवा रहा है, अगर मालिक जो है निरीक्षक को जो भी अपने यहाँ काम में लगे हुए, अपने यहाँ मतलब उसी के प्रतिष्ठान में जो काम कर रहे हैं, अपने यहाँ नियुक्त बच्चे की सूचना नहीं दे तो नहीं समझे। जैसे मैं बात किया कि 1 महीने पहले उसको सूचना देना पड़ेगा मालिक को, लेकिन मान लो वो सूचना ही नहीं दिया है और इस स्थिति में अगर वो काम पे रख लिया और निरीक्षक आके चेक कर दे तब तो मालिक पकड़ा गया। ऐसी स्थिति में उनको सजा का प्रावधान, अभी बताऊंगा क्या है सजा का प्रावधान, तो इनको दिया जाएगा। दूसरा, अगर मालिक रजिस्टर
नहीं रखता उस स्थिति में दिया जाएगा। भाई रजिस्टर ही मेंटेन नहीं कर रहा है तो तीसरा, अगर रजिस्टर तो रख रहा है और अगर रजिस्टर में झूठी बातों को लिख रहा है तो, झूठी बात लिखे तो ऐसी स्थिति में भी उसको सजा का प्रावधान है। समझ रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी उसको सजा का प्रावधान है। तो कितनी सजा, अब बात आती है यहाँ पास कितनी सजा होगी। उनको कितना हुआ था पहले बार में और दूसरे बार में देख चुके हैं। ये 3 माह से 1 साल तक की सजा पहले में, दूसरे में होगी 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा होगी, मिनिमम और मैक्सिमम है। यहाँ पर याद रखिएगा उनको जेल होगा, यहाँ पर जेल तो होगा लेकिन वो क्या होगा, साधारण जेल होगा। ठीक, सामान्य जेल होगा। यहाँ पर कितना होगा, कितना याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जेल होगी लेकिन साधारण होगी। और साधारण में कितना, 1 माह का, 1 माह की या 1 माह की साधारण जेल होगी उस व्यक्ति को, मालिक को जो छुपा रहा है। और उसके साथ साथ प्लस बोल रहा हूँ, उसके साथ साथ 10,000 रुपये जुर्माना होगा या दोनों हो सकता है। मतलब 1 माह तक की सजा भी हो सकती है और उसको 10,000 रुपये जुर्माना भी लिया जा सकता है। क्लियर है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखिएगा उसको कितना होगा, एक तो सामान्य जेल हो जाएगा 1 माह की, और या तो 10 और उसके साथ साथ 10,000 रुपये का जुर्माना। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, ऐसे याद रख लो, या लिख लीजिए इसको, या उसको 10,000 रुपये की जुर्माना या उसको दोनों के दंड से उसको दंडित किया जाएगा। क्लियर है। और अगर यहाँ पर चौथा आप इसको लिख लीजिए, जैसे मैं आपको बताया था ना, अगर मान लो मालिक जो है अपने दुकान के सामने किसी भी प्रकार के नियम कानून को नहीं लगाया है, जो भी इसके लिए अधिनियम के अंतर्गत बाल श्रम नहीं करा सकते, या जो भी उपबंध है, जो भी नियम कानून है, उसको सभी को बताना पड़ेगा। और बताएगा कैसे, वहाँ पर उसको बोर्ड लगाना पड़ेगा। बोर्ड मतलब दीवार में लगा देंगे, एक बैनर लगा देते हैं कि इस अधिनियम के तहत ये है, ऐसा करके उसको पूरा बताना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये है आपका, याद रखिएगा, धारा 14 शास्त्रीय। अब हम बात करते हैं धारा 16 के बारे में। धारा 16 के बारे में देखिए, धारा 16 क्या है, अपराधों से संबंधित प्रक्रिया। जो भी आपराधिक एक सेकेंड इसको लिख दूं मैं, अपराधों से संबंधित प्रक्रिया। देखिए इसका मतलब क्या है, अच्छे से समझिएगा। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है या पुलिस अधिकारी या निरीक्षक इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध को शिकायत करता है, अपराध अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, ऐसे समझिएगा, एक बच्चा है जिससे क्या कराया जा रहा है, बाल श्रम कराया जा रहा है। अब इसकी सूचना कोई व्यक्ति किसको दे सकता है, या भाई कोई व्यक्ति इसकी सूचना किसको दे देगा, या तो संबंधित न्यायालय को या व्यक्ति दे सकता है, या अगर व्यक्ति के कोई गया पुलिस अधिकारी के पास गया शिकायत करने के लिए तो पुलिस अधिकारी, या अगर पुलिस अधिकारी नहीं है तो निरीक्षक बताया था ना। तो ये इनकी सूचना किसको देंगे कि कहां पर बाल श्रम हो रहा है। तो इससे संबंधित शिकायत कहां पर की जाएगी, तो शिकायत की जाएगी संबंधित न्यायालय में। कहां पर की जाएगी, संबंधित न्यायालय में इसकी शिकायत की जाएगी कि यहाँ पर फलाने जगह पर ये काम हो रहा है। समझ रहे हैं। अब ऐसे मामलों की जो सुनवाई की जाएगी, अब शिकायत कहाँ पर करोगे, आप संबंधित न्यायालय में करोगे। अब ऐसे मामले की जो सुनवाई है वो याद रखेगा प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। समझ रहे, ऐसे मामलों की सुनवाई प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है। या मैं बोल रहा हूं, या इसके संबंधित जो भी न्यायालय है वो याद रखिएगा इसके लिए इसकी सुनवाई कर सकते हैं। कहने का मतलब नोट करके आप लिख लीजिएगा, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई भी न्यायालय इसके लिए जांच नहीं, मतलब इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। समझ रहे हैं। तो इसकी सुनवाई कौन करेंगे, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या उसके समकक्ष या उसके ऊपर के जो भी न्यायालय है वो करेंगे। प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके नीचे का न्यायालय इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। क्लियर है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है धारा 17 है निरीक्षक की नियुक्ति। देखिए धारा 17, अभी मैं आपको बताया था, एक सेकेंड, समुचित कुछ इस प्रकार से, ऐसे आप समझिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। समुचित सरकार,
समुचित सरकार मतलब क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य दोनों है, ठीक, केंद्र और राज्य दोनों। अब आप इससे समझिए समुचित सरकार को क्या क्या कर सकता है, समुचित सरकार किसके लिए नियम बनाने की शक्ति समुचित सरकार को दी गई है। तो मैं अभी आपको बताया था धारा 13 क्या बताया था कि स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी, स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी आप संबंधित कानून है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, समुचित सरकार या केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है। क्लियर है। और अगर आपको बोल दिया जाए कि धारा 17 में, धारा 17 है, याद रखिएगा, निरीक्षक की नियुक्ति, एक सेकेंड, धारा है 17 है निरीक्षक की नियुक्ति। अब निरीक्षक कौन, वही निरीक्षक जिसको मालिक सूचना देगा, जो उसके लिए जाके चेक करेगा। तो इस निरीक्षक की नियुक्ति केंद्र और राज्य सरकार दोनों कर सकती है। क्लियर है, समझना, ठीक है। तीसरा है, याद रखिएगा इसके लिए, तीसरा है धारा 8 है, सॉरी धारा है 18 है। धारा 18 में बोला गया है कि इसके लिए नियम, एक सेकेंड, इसके लिए नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, याद रखना, इसके लिए भी नियम बनाने की शक्ति किसकी होगी, समुचित सरकार की होगी। क्लियर है, आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसके लिए नियम बनाने की शक्ति समुचित सरकार की है, जो अधिनियम के अंतर्गत है। निरीक्षक की नियुक्ति भी आपका कौन है, समुचित सरकार है। साथ ही साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कानून भी समुचित सरकार, मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। क्लियर है, आ रहा है समझ में। और कठिनाई को दूर करेंगे का काम किसका है, केंद्र सरकार को है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए, ये मेरे ख्याल से आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा। ये रहा आपका बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, पूरा डिटेल हो चुका है। आप इतना पढ़िए, उसके बाद हम पूरा का पूरा एक्ट का और जितने अधिनियम है उसका और वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।